तो नमस्कार क्लास 10th, this is Vaibhav Tripathi. You all are watching Azad classes as we are continuing chapter number 4 of geography for class 10th, that is agriculture. This is our second video. In the first video we have studied types of farming and this is our second video. बस एक इतनी सी रिक्वेस्ट है भाई कि वीडियो बीच में मत स्किप करना, बाकी चीजें समझाना मेरा काम है। शुरू करते हैं। We have already discussed in the previous video that India is an agrarian economy and it has agriculture fertile states in the subtropical region also as well as in the tropical region also, जिस वजह से बहुत सारी क्रॉप्स भारत में पाई जाती है। तो भाइयों, अगर मैं यूं कहूं तो भारत में बहुत तरह की क्रॉप्स पाई जाती है, जैसे फूड क्रॉप्स का एग्जांपल राइस ले लो, मेज ले लो, मस्टर्ड हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स हो गए, वीट, ठीक है, ये आपके जितने भी हैं पल्सेस, ये सब कुछ फूड क्रॉप्स हैं। फाइबर क्रॉप्स लीजिए, 4 तरीके के फाइबर क्रॉप्स होते हैं। वन इज कॉटन, सेकंड इज जूट, थर्ड इज हेम्प एंड फोर्थ वन इज नेचुरल सिल्क। तो ये फूड क्रॉप्स भी भारत में उगते हैं, फाइबर क्रॉप्स भी उगते हैं। अच्छा, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर की चीजें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, जिसको देख के वास्को डी गामा अट्रैक्ट हुआ था। तो ये सारे के सारे जो है कि फूड प्रोडक्ट्स, फाइबर क्रॉप्स या वेजिटेबल्स, सब कुछ भारत में अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। यहां तक कि बेवरेज क्रॉप भी भारत में उगते हैं। सर जी, बेवरेज क्रॉप क्या है? 2 तरह के बेवरेज क्रॉप्स आते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वन इज टी एंड नंबर 2 वन इज कॉफी। So both are produced in India since the Britishers entered in our देश for looting. तो अगर मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहूं तो इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन्स। नंबर 1 इज राबी सीजन, नंबर 2 इज खारिफ सीजन एंड ऑफ कोर्स नंबर 3 इज ज़ैद सीजन। तो तीनों के तीनों सीजन के बारे में हम आज डिटेल डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप फैक्ट्स को रटिए मत, आप चीज़ों को समझना सीखिए, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं आपको क्या बताऊं, अगर आपको कंसेप्ट्स आने लगे तो। सो लेट अस डू द कंसेप्ट्स। इन बोर्ड पे देखो एक भारत का प्यारा सा नक्शा बना हुआ है, ठीक। नाउ दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर लाइन एंड इंडिया लोकेशन इज 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। यहाँ कश्मीर है, वी ऑल नो। तो भारत की लोकेशन 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ है। ये दोनों ही जगह बेटा नॉर्थ इसलिए होता है बिकॉज वी आर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ऑलराइट, अच्छा, अब इक्वेटर की एक स्पेशलिटी है कि इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास के जोन में सालों ही साल गर्मी बहुत रहती है, ठीक है, क्योंकि सन जो है, सन की जो ऊर्जा है या सन की जो रोशनी है, ये इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास के जोन में, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूं मैं, चाहे मैं साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करूं, इक्वेटर और इक्वेटर के कुछ आसपास के जोन में गर्मी हमेशा ही रहती है, पहली चीज। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इंटरेस्टिंग चीज, कि इक्वेटर के पे और इसके आसपास वर्षा भी ज्यादा होती है। भारत को जो बीच में से लाइन बांटती है 2 भागों में, 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करती है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ, इसकी ये जो लोकेशन है। तो यहाँ से भारत 2 भागों में बट गया। अब ये जो 2 भागों में बटा है, इसका अगर मैं नामकरण करूं तो नीचे वाला होता है ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिकल एरिया और ऊपर वाला होता है सब ट्रॉपिकल जोन या, ठीक है। अब ये ट्रॉपिकल एरिया का मतलब ये कि ये जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है, यानी कि यहाँ पे आपकी सन की ऊर्जा ज़्यादा रहेगी, यानी सन की ऊर्जा ज़्यादा रहने का मतलब कि इन क्षेत्रों में गर्मी ज़्यादा रहेगी। आप मिला भी लीजिए, चाहे गुजरात की बात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला, उड़ीसा, इन सारे के ही सारे स्टेट्स में गर्मी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सब ट्रॉपिकल एरिया स्टेट्स सच एज हमारा उत्तर प्रदेश, जहाँ का मैं निवासी हूँ, बिहार, okay, Bengal also, then here especially in upper latitudes, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, अगर आप इन स्टेट से कंपैरिजन करें तो गर्मी कंपैरेटिवली इससे कम पड़ती है, इसलिए ये सब ट्रॉपिकल एरिया है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। 2 तरह की मेन क्रॉप्स हमें पढ़नी है, वन इज राबी एंड सेकेंड वन इज खारिफ। मतलब ज़ैद तो ऐसे ही है यार, ऐसे ही निपटा देंगे अपन। यही मेन 2 क्रॉप्स पढ़नी है, दैट इज राबी क्रॉप एंड खारिफ क्रॉप। अब राबी क्रॉप्स और खारिफ क्रॉप्स में स्पेशलिटी क्या है कि राबी क्रॉप्स की जितने भी फसलें हैं उसे टेम्परेचर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए
और जो एनुअल सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल है वो भी 50 से 75 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल चाहिए। मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, थोड़ा ऊपर नीचे तो यार जीवन में हमारा भी चल ही रहा है, तो क्रॉप्स का भी चलता है। खारिफ क्रॉप की बात करें, नाउ दिस खारिफ क्रॉप, व्हाट आर द क्रॉप्स, विल डिस्कस इट लेटर ऑन, बट दीज रिक्वायर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर as well as they need basically 100 centimeter or even more than 100 centimeter of annual rainfall to grow the crops। अब होगा क्या, अगर आप ट्रॉपिकल रीजन में देखें तो यहाँ इक्वेटर के पास होने से यहाँ गर्मी भी ज़्यादा है और रेनफॉल भी ज़्यादा है। रेनफॉल का खैर दो कारण है, एक तो मैंने बताया कि इक्वेटर के पास, और दूसरा यहाँ जो समुद्र है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, तो इस वजह से भी आपका जो साउथ वेस्ट मानसून आता है तो सबसे पहले वर्षा यहीं गिराता है। याद आया चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट, क्लास 9 पढ़े होंगे, उसमें बहुत मजेदार चैप्टर है। तो वर्षा ज़्यादा और सनलाइट ज़्यादा, जिस वजह से यहाँ पे खारिफ क्रॉप्स ज़्यादा आपको पाए जाएंगे। और इधर अगर आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली इसके गर्मी कम रहती है, तो कभी भी टेम्परेचर देखेंगे तो कम रहता है, ठीक है। और यहाँ विंटर में भी देखेंगे तो कंपैरेटिवली सनलाइट ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है। इस वजह से यहाँ राबी क्रॉप्स के उगने की ज़्यादा ही प्रोबेबिलिटी होती है। तो यही मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा था, आगे तो हम राबी खारिफ पढ़ेंगे ही, ठीक है, नोट कर लेना। हाँ जी, तो पढ़ना है हमें पहला हमारा क्रॉपिंग सीजन जो है राबी सीजन। अब राबी, खारिफ चाहे ज़ैद, तीनों ही सीजन में एक चीज़ तुम समझ लेना जो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये तीनों के ही तीनों क्रॉप्स कब सोन किए जाते हैं और ये तीनों के ही तीनों क्रॉप्स कब हार्वेस्ट किए जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर अगर मैं बात करूँ हमारे राबी सीजन की, तो ये जितने भी क्रॉप्स हैं ये ठंडी में, यानी भारत के हिसाब से ठंडी में अक्टूबर नवंबर में ये सोन किए जाते हैं और कहीं ना कहीं ये अप्रैल मई में हार्वेस्ट किए जाते हैं। अच्छा, अक्टूबर नवंबर का मतलब कि ठंडी हमारे भारत में अब धीरे धीरे आ रही है, गलत तो नहीं कह रहा, हमारे यहाँ कम्बल निकलने तब शुरू हो जाते हैं नवंबर के महीने में। हाँ, दिसंबर में रजाई की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन नवंबर में हम यार भारतीय हैं तो काम चला लेते हैं। चलो वापस कंसेप्ट पे आते हैं, मैं कभी कभी बह जाता हूँ कहीं, डोंट माइंड। लेकिन अब इंडिया, जैसा कि मैंने तुम्हें मैप पे अभी पढ़ाया था कि राबी सीजन ज़्यादा, राबी क्रॉप्स आपके सब ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं। अब सब ट्रॉपिकल जोन का मतलब कि टेम्परेचर बेसिकली शुड बी लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं। और 25 डिग्री सेल्सियस से तापमान अब धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि भारत में अब क्या है, विंटर सीजन शुरू हो गया। तो बताया ना कि जब टेम्परेचर कम होता है तब ये सब ट्रॉपिकल जोन में राबी क्रॉप्स बोए जाते हैं, और जब धीरे धीरे ब्राइट सनशाइन का समय आ जाता है, यानी अप्रैल और मई का, जब गर्मी बेसिकली पड़ना शुरू होती है, तो उस समय इस राबी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ये होता है कंसेप्ट जानने का नतीजा, तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी। नंबर 2 पॉइंट इज विच आर द क्रॉप्स दैट इज इंक्लूडेड इन राबी सीजन। नंबर 1 और सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है व्हीट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है व्हीट। व्हीट के अलावा बार्ली, यानी जिसे हिंदी में जौ कहते हैं, पीस जिसे हिंदी में मटर कहते हैं, ग्राम जिसे चना कहते हैं, और मस्टर्ड जिसे शायद सरसों कहते हैं, नहीं सरसों ही कहते हैं, ठीक है, गलत नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्रॉप्स हैं जो राबी सीजन में हैं, याद कर लेना। नंबर 1 इज व्हीट, नंबर 2 इज बार्ली, नंबर 3 इज पी, नंबर 4 इज ग्राम एंड नंबर 5 इज मस्टर्ड, ठीक है, सरसों। ये 5 क्रॉप्स ऐसे हैं जो राबी सीजन में आपको याद करना है। अब नंबर 3 पॉइंट कि कहाँ पे इसे प्रोड्यूस किया जाता है। सो इट इज बेसिकली प्रोड्यूस इन द नॉर्थन रीजन ऑल्सो एंड इन द नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का एग्जाम्पल देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, ये दो बेटा ऐसे स्टेट्स हैं जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो जब आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके बारे में भी पढ़ना, क्योंकि ये पंजाब हरियाणा में राइस भी अच्छा प्रोड्यूस्ड होता है, खैर आगे चर्चा करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं डिस्कशन करूँ तो व्हीट बहुत अच्छा प्रोड्यूस्ड होता है। तो पंजाब हरियाणा इन द नॉर्थ वेस्ट, हिमाचल प्रदेश ऑल्सो, इन सम पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर ऑल्सो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हमारा यूपी, देन फिर यूपी का ही भाई बिहार, ये जितने स्टेट्स हैं इन स्टेट्स में राबी क्रॉप्स बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर से अगर मैं कहूँ कौन कौन से स्टेट्स, इट इज ग्राउंड बेसिकली इन द नॉर्थ एंड नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, थोड़ा बहुत कश्मीर भी है, उत्तराखंड हो गया, हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का भाई बिहार। तो इतने सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर राबी क्रॉप्स बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। एक चीज़ और, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, आपने नाम सुना होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में 2 फेजेस में आया, एक 1960 टू 1970 और दूसरा 1970 टू 1980।
तो जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था दो क्रॉप्स पे, दैट इज व्हीट एंड राइस। और इन दोनों पे भी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का पड़ा था व्हीट पे। तो भैया सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो रह गया है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट राबी सीजन में वो ये है कि ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रेन और प्रेसिपिटेशन इन इंडिया ड्यूरिंग विंटर्स and it is due to western disturbance and this causes the success of rabi crops। क्या बोला मैंने कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो भी वर्षा होती है भारत में, कभी कभी विंटर सीजन में यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल के मंथ में जो वर्षा कभी कभी आपको देखने को मिलती है, अनएक्सपेक्टेड रेन, इस वजह से राबी सीजन के जो क्रॉप्स होती है वो ग्रो होती है, यानी कि राबी सीजन की क्रॉप जो ग्रो होती है या उसकी एक सक्सेस का कारण कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है। नाउ देयर आर टू वर्ड्स विच वी हैव टू अंडरस्टूड, ठीक है, वन इज वेस्टर्न एंड सेकंड इज डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न वर्ड वो है कि जहां पे ये जो विंड है वो ट्रैवल करेगी वेस्ट से ईस्ट की ओर, ऑलराइट, यहाँ पे वेस्टर्न का अर्थ यही है। एंड डिस्टर्बेंस मीन्स किसी तरह का एक रुकावट या किसी तरह की एक परेशानी जो इन विंड के कारण भारत में होती है। तो ये रहे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मीनिंग। अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझना बेहद ज़रूरी है, इसे समझ लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा, इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सी, आई हैव ड्रॉन ऑलमोस्ट द लोकेशन ऑफ वर्ल्ड मैप। हियर इट इज़ अवर इंडिया, हमारी नेबर कंट्रीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके बाद फिर ईरान, ठीक है, इराक और सीरिया पड़ते हैं, और सीरिया के बाद इधर मेडिटेरेनियन सी। हालांकि इतना क्लोज मैंने बना दिया है लेकिन वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो चीज़ें काफ़ी दूर दूर हैं। तो सीरिया के बाद मेडिटेरेनियन सी, इधर सीरिया के ऊपर ब्लैक सी, और ईरान और इराक के बीच में इधर कैस्पियन सी, ऑलराइट। तो ये कुछ लोकेशन जो है ये मैंने बनाई है। नाउ एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स, हम विंटर की बात कर रहे हैं, सपोज we are talking about the winter season, that is दिसंबर एंड जनवरी। अब दिसंबर और जनवरी का अगर मंथ चल रहा है यानी कि भारत में कंसिडरेबली हाई प्रेशर का जोन चल रहा होगा, लो प्रेशर का जोन साउदर्न हेमिस्फीयर में चल रहा होगा। दो वर्ड्स का मैंने नाम लिया बेटा, वन इज हाई प्रेशर एंड सेकंड इज लो प्रेशर। समझ लीजिए, लो प्रेशर जोन या लो प्रेशर एरिया उसी एरिया को हम कहते हैं जहां पे सन के अकरेंस ज़्यादा हो, यानी कि सौर ऊर्जा जहाँ पे ज़्यादा हो, ठीक है। और हाई प्रेशर उस जोन को या उस एरिया को कहते हैं जहाँ लो प्रेशर के कंपैरिजन में गर्मी कम हो, यानी कि सन की रेज बहुत ज़्यादा अफेक्टिव ना हो, तो उस एरिया को हम हाई प्रेशर कहते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, कि विंड जो है ये हमेशा ट्रैवल करता है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अब मेरी बात ध्यान से समझो, दिस इज 0 डिग्री लाइन इक्वेटर, 0 डिग्री लाइन इक्वेटर। अब इस इक्वेटर के नीचे आप जानते हैं कि इट इज सदर्न हेमिस्फीयर, और इस इक्वेटर के ऊपर दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा भारत लाई करता है। और अगर दिसंबर और जनवरी की हम बात करें तो इस समय भारत में क्या होगी, ठंडी होगी। तो अगर ठंडी होगी तो यानी ये जो एरिया हो गया ये हाई प्रेशर का एरिया हो गया, क्योंकि ठंडी कम का मतलब कि इस समय सन ट्रैवल बेसिकली कहाँ कर रहा है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये वाला एरिया क्या होगा, लो प्रेशर एरिया। अब हाई प्रेशर एरिया या फिर इंडिया में विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ट्रैवल करती है, नॉर्थ ईस्टर्न विंड ट्रैवल करती है। ये नॉर्थ ईस्ट विंड इधर से आती है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से, और ये सीधे भारत के साउथ वेस्ट रीजन तक जाती है। खैर ये तो हिमालय है, ये यहाँ से आती है और साउथ वेस्ट तक जाती है, और जाने के बाद फिर नीचे वाले एरिया यानी कि लो प्रेशर आ जाती है। बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि विंड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है, और इंडिया में अगर विंटर है तो इंडिया में हाई प्रेशर जोन होगा। क्यों हाई प्रेशर जोन होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी गर्मी कम है। गर्मी अभी कहाँ जाती होगी, साउदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि भारत में ठंडी है तो वहाँ एग्जैक्टली गर्मी होगी दिसंबर और जनवरी के महीने में। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेंड विंड इधर से इधर ब्लो करेगा। अब इसी विंटर सीजन में, इसी दिसंबर और जनवरी के महीने में, यहाँ पे आपको पता है कि दिस इज सब ट्रॉपिकल जोन। तो ये सब ट्रॉपिकल जोन यहीं पे नहीं, ये पूरे वर्ल्ड तक ये क्या है, सब ट्रॉपिकल जोन आपका ट्रैवल हो जा रहा है। इधर भी ये पूरा सब ट्रॉपिकल जोन है। अब ये सब ट्रॉपिकल जोन है, ये हाई प्रेशर जोन है, तो ये भी हाई प्रेशर जोन होगा, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है। विंड ट्रैवल कहाँ से कहाँ करेगी बेटा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर।
तो ये आपका हाई प्रेशर जोन से मेडिटेरेनियन सी से कुछ विंड क्या है ऊपर उठना शुरू होती हैं। अब चूंकि ये सी का एरिया है, समुद्र का एरिया है, तो समुद्र से जो भी विंड उठती हैं या ट्रैवल करती हैं उन विंड्स के पास मॉइस्चर पहले से ही होता है, वो मॉइस्चर कैरी की रहती हैं। एंड फर्दर दिस विंड्स एड्स द मॉइस्चर फ्रॉम ब्लैक सी फॉलोड बाय कैस्पियन सी ऑल्सो। तो ये विंड एक तो पहले ही मॉइस्चरियस विंड है, ब्लैक सी से कैस्पियन सी से विंड्स बहुत तेजी से आती हैं भारत में आने के बाद ये विंड सीधे हिमालय से टकराती हैं और हिमालय से टकराने के बाद ये विंड चारों ओर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। कहाँ कहाँ? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इवन उत्तर प्रदेश, कभी कभी ये कोस्टल एरिया उड़ीसा तक भी चली जाती हैं। इसके बाद कभी कभार ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रीजन को यानी लाइन को क्रॉस करते हुए गुजरात में और वेस्टर्न मध्य प्रदेश तक, साउदर्न मध्य प्रदेश तक भी ये विंड्स आ जाती हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है भारत का ये कि इस एरिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से वेस्टर्न विंड्स आती हैं और ये विंड्स चूँकि मॉइस्चरस विंड्स होती हैं जिस वजह से भारत में कभी कभार फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में रेन देखने को मिलती है। और यही फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में जो रेन देखने को मिलती है इस वजह से राबी क्रॉप्स यानी जो गेहूँ है हमारा और अच्छी तरह से पकता है और पकने के बाद हम घर में बढ़िया बढ़ाई रोटी पका के खाते हैं। समझ गए भाई? होप कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सीजन जो हमें बात करना है दैट इज खरीफ सीजन। खरीफ सीजन की स्पेशलिटी सुन लीजिए कि इट इज ग्रॉन और इट इज सोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। जैसे ही मानसून भारत में आना शुरू होता है ये खरीफ क्रॉप क्या है आपकी सोन की जा सकती है या सोन किया जाता है। भारत में मानसून साउथ वेस्ट मानसून की वजह से आता है, ठीक है, और ये दो ब्रांचेस की ओर से आता है। वन इज फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड सेकंड इज फ्रॉम अरेबियन सी। अरेबियन सी से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सीधे विंड चली जाती है, मॉइस्चरस विंड। क्यों मॉइस्चरस है? क्योंकि समुद्र से उठ रही है। क्लियर है? और ये 1 जून के आसपास केरल में इधर और 1 जून के आसपास इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मेघालय साइड वर्षा होती है। धीरे धीरे ये वर्षा फिर इंडिया में एंटर करने लगती है और इधर बे ऑफ बंगाल के ब्रांचेस से भी विंड एंटर करती है, मॉइस्चरस विंड, जिस वजह से रेनफॉल अंदर आती है। और धीरे धीरे भारत में आपको जून या जुलाई तक रेनफॉल देखने को मिलता है स्टार्टिंग। इसी जून और जुलाई में खरीफ सीजन की हम जो भी क्रॉप्स हैं उसको सोन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज विच आर द क्रॉप्स दैट इज इंक्लूडेड इन खरीफ सीजन। तो सबसे पहला क्रॉप जो इंपॉर्टेंट है वो है राइस यानी पैडी। जैसे राबी में व्हीट था, यहाँ पैडी है, राइस। इसके साथ साथ मेज है, ठीक है। मेज के बाद मिलेट्स इज देयर। मिलेट्स में 3 क्रॉप्स होते हैं, ज्वार, रागी, बाजरा, और ये तीनों के तीनों मोटे अनाज होते हैं। इसके अलावा कोकोनट इज देयर, सोयाबीन इज देयर, सूरजमुखी, सनफ्लावर इज देयर, ग्राउंड नट यानी मूंगफली, अरहर, मूंग, ये सारे जो क्रॉप्स हैं खरीफ सीजन के क्रॉप्स हैं। क्लियर हुई बात? और इन सारी चीज़ों के लिए आपको पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान भी चाहिए और रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए। तो आपको क्लियर हो रहा है तापमान भी ज़्यादा है क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये आपका ट्रॉपिकल जोन में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा तापमान भारत के पास रहता है और यहाँ भी इतना तापमान रहता है कि राइस प्रोड्यूस किया जा सके या कुछ क्रॉप्स प्रोड्यूस की जा सके। तो दोनों ही यहाँ पे सर्कमस्टेंसेज रेनफॉल और टेम्परेचर की क्लियर होती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम खरीफ सीजन में देखें तो कौन कौन से स्टेट्स हैं या कौन कौन से एरिया है, तो राइस एक्सेप्शनल है जी। राइस की तो बहुत सारा प्रोडक्शन है, ऊपर भी है, इधर नीचे भी है, डेल्टाइक रीजन में भी है, इवन आइलैंड पे भी किया जा सकता है। लेकिन बाकी जो क्रॉप्स हैं जैसे कॉटन, तो कॉटन इज ऑल्सो अ खरीफ सीजन क्रॉप। तो कॉटन बेसिकली ब्लैक सॉइल पे ही प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो कुछ क्रॉप्स हैं जो बेसिकली ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन में भी खरीफ सीजन की क्रॉप्स को उगाया जाता है। ऑलराइट, ओके, तो ये हमारा खरीफ क्रॉप्स था। लास्ट जो हम सीजन पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में वो है ज़ैद सीजन। ज़ैद सीजन एक छोटा सा सीजन है जो राबी और खरीफ सीजन के बीच में यानी मध्य में आके एंटर मार जाता है। वो नहीं होता है कॉलेज में 2 दोस्त बैठे हुए हैं, 2 दोस्त के बीच में आके बैठ जाना टिफिन खाने के लिए, तो उस तरह का सीजन होता है ज़ैद सीजन। राबी सीजन के बीतने के बाद और खरीफ सीजन से स्टार्ट होने से पहले का जो समय होता है वो ज़ैद सीजन होता है। मतलब अगर मान लो कि राबी सीजन के क्रॉप्स हमने, जैसे व्हीट है तो हमने हार्वेस्ट कर लिया, कब हार्वेस्ट करेंगे? अप्रैल में। और हम राइस प्रोड्यूस कब करेंगे? तो जून में। तो जो मई और जून का जो महीना हो गया, ये मई और जून के महीने में को हम ज़ैद
सीजन कहते हैं। ककम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन यानी खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, ये सब इसके प्रोडक्शन होते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक क्रॉप है शुगर केन, जो बड़ा ही स्पेशल क्रॉप है और ये साल भर लगभग हो जाता है इसकी खेती करने के लिए। सो गाइज, दैट वाज इट। द वीडियो वाज लिटिल बिट लॉन्गर बट इट वाज कंसेप्चुअल। आई होप कमेंट जरूर करिएगा गाइज, आपके कमेंट्स नहीं आते हैं, इट फील मी लिटिल लो। वेल, डिपेंड्स ऑन यू, आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, आई कैनॉट फोर्स यू। सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो शेयर। जल्दी आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।